नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकुल महाविद्यालय हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित स्पर्श गंगा गीत और खंड काव्य मैं गंगा बोल रही का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने स्पर्श गंगा ई पत्रिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पर्श गंगा अभियान चलाकर गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया है। दुनिया में गंगा के प्रति एक आस्था और निष्ठा देखने को मिलती है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 2009 में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की थी। मां गंगा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनके द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं। शारदा मैया का आशीर्वाद है कि शारदा मैया कहती है कि तुम यही रहोगे, इसके आसपास घूमते रहोगे जहां भी जाओगे। तो आज के अवसर पर मैं आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कैसे कवि हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पुस्तकें उनकी इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। मैं एक बात कहते हुए, भगीरथ जिस प्रकार अपनी तपस्या के बल पर गंगा को मृत्यु लोक में लाए, उसी प्रकार हम सभी को पुनः उसी तपस्या का परिचय देते हुए इस अभियान के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब लोग निश्चित रूप से संकल्प लेंगे। कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ जब तक गंगा मैया यहाँ से लेके आगे गजरोला तक भी जाती है तब तक भी जो है मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है। हालांकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभियान पूरी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सम्मिलित हुआ था तो बहुत सारे एसटीपी प्लांट लगाने की बात हो रही है कि गंगा में जो हमारे गंदे नदी नाले हैं वो सीधे न जाए, वो उनका ट्रीटमेंट होने के बाद जाए, जिससे कि गंगा की जो अविरल धारा है जिसको हम हमेशा मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी और हर प्रकार से हमारे लिए आजीवन। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रमेश पोखरियाल जी को, निशंक जी को, जिन्होंने 2009 में इस अभियान को प्रारंभ किया, स्पर्श गंगा अभियान। हम सब जानते हैं गंगा भारत की जीवन धारा है। दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृति पनपी है वे किसी न किसी नदी के तट पर पनपी है। और हमारे यहाँ तो सामान्य रूप से किसी भी नदी को लोग सामान्य जनभाषा में गंगा के रूप में ही संबोधित करते हैं। गंगा तालाब, मैं मॉरिशस में गया था। मॉरिशस में लगभग 200 वर्ष पहले जो भारत से कामगार और श्रमिक गए थे, उन्होंने उस देश का निर्माण किया। वहां पर उन्होंने अपनी आस्था को कैसे सजो करके रखा था। वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, श्रमिक के रूप में गए थे। गिरमिटिया श्रमिक के रूप में वहां पर गए थे और गिरमिटिया श्रमिक के रूप में उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया, अपने साथ यहाँ की आस्था को लेकर के गए थे। मुझे वहां कई घरों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं एक बात देखता था कि वहां पर वे लोग कैसे उन्होंने रामचरितमानस की पोथी आज भी रखी हुई, 200 वर्षों के बाद भी। मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या इसको पढ़ना जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं। लेकिन रामचरितमानस और भोजपुरी में वे लोग अपना बोलते हैं, अवधी में अपनी भाषा बोलते हैं। आज भी मॉरिशस में गंगा तालाब बना करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है उन्होंने। जो मीठा पानी का तालाब वहां पर, क्योंकि मॉरिशस छोटा सा देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, खारा पानी है, लेकिन जो उस देश में मीठा पानी का तालाब था
उस पानी के तालाब को उन्होंने, मीठे जल के तालाब को उन्होंने गंगा तालाब के रूप में व्यक्त करके उसका नामकरण करके उसकी पूजा ऐसे करते जैसे। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 21 सालों पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंपी और जिसको लेकर हरिद्वार गंगा के किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार द्वारा नवनिर्मित भागीरथी होटल का शुभारंभ भी किया। होनी चाहिए, हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। क्या कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है। अलकनंदा होटल का हो चुका है, इससे पहले रोडवेज की समस्या, वन निगम से जुड़ी हुई समस्या, आवास विभाग से जुड़ी हुई समस्या। 21 जब हम नवंबर 21 में मिले थे उस समय हम लोगों ने इन सभी का समाधान किया था और आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिल करके करेंगे। आज इसी दिन से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ के इस अलकनंदा होटल के लिए पिछले 21 वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, अब उस होटल को उत्तराखंड सरकार स्वयं। ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियाँ जिनको चलने में अनावश्यक रूप से कई बार अड़चनें आ जाती थी उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहीं पर तत्कालिक रूप से उसी बैठक में कर दिया था। हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत, सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया और हम लोगों ने सब यहाँ भोजन किया। भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। योगी जी का बहुत अच्छा दौरा रहा है और हमारा ये मानना है कि योगी जी जब से यहाँ आए हैं 3 दिन हो गए, सभी संत महात्मा जितने भी है और जितने भी उत्तराखंड की जनता है सभी जो है योगी जी को देखना चाहती थी और योगी जी के साथ सब मिलकर जो है सभी खुश और प्रसन्न हो गए। देखिए अब तो ये इनका अपना विषय है, सरकार का विषय है, लेकिन हमारा विषय खाली इतना था कि योगी जी से मिलकर जो है जो आज सब संतों। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से हो गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन रामदास और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हरी झंडे दिखाकर 30 बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया।
इन बसों में 1200 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की। सरकार द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने का दावा भी किया जा रहा है। जो कपाट है वो खोल रहे हैं। 8 तारीख को भगवान बद्री के कपाट खोल रहे हैं और आज से रोटेशन यात्रा का यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कबीना मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पे कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2 साल बाद जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कोरोना के कारण बाधित थी, इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, साफ सफाई के लेके, शौचालय को लेके, ठहराव को लेके, चिकित्सा के लिए तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की है। तब भी यात्री जो हमारे यहाँ पे आए उनके साथ हमारा बहुत भ्रातृत्व वाला व्यवहार हो। जैसे हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, ये हमारे भगवान है, इनका हम उसी प्रकार से स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं। यात्रा व्यवस्था समिति ऋषिकेश ने आज यहाँ पर 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने सभी यात्रियों को। मैं अपने विभाग की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमने इस 4 धाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं की हैं। चेकिंग की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है और सर्वसुलभ सभी इंतजाम परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग और अपने जितने भी निजी संस्थाएं हैं सबके सहयोग से किया है। इस बार की यात्रा निष्कंटक होगी, सुविधाजनक होगी, ऐतिहासिक होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। रोडवेज कर्मियों की कुछ समस्या थी, उनका समाधान किस तरह से किया गया? रोडवेज की समस्याओं का समाधान हो रहा है। कई समस्याएं हमने सुलझा ली हैं और जल्दी ही बाकी का भी हम समाधान कर रहे हैं। जिस तरह से बसें रूटों में कम चल रही हैं, देहरादून या अन्य जगह अपने गढ़वाल दौरे से लौटने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में इवनिंग ऑफ लाइफ और माई मेमोरीज पुस्तकों का विमोचन किया। ये दोनों पुस्तकें कर्नल SP मारवाहा और सुरेश मारवाहा ने लिखी हैं। राजभवन के ऑडिटोरियम में हुए आयोजन के दौरान इन पुस्तकों का विमोचन किया गया और इस दौरान जहां राज्यपाल ने लेखकों का हौसला अफजाई किया तो वहीं 4 धाम यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों से उत्तराखंड आने की अपील की। किताब नहीं है, ये उनकी 11वीं किताब है और मिसेस मरवा की पहली किताब है। मैं तो इनसे सबसे बड़ा सबक ये लेता हूँ कि हर एक वेटरन को अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं वो सबके साथ में शेयर करें ताकि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर एक भारतीय को मालूम होना चाहिए कि एक जो फौजी होता है उसके विचार किस प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार से नेशन फर्स्ट अपना सोसाइटी और हर एक के लिए करने के लिए तत्पर रहता है। ये जो किताब है ये इसके अंदर में उनके जीवन के बहुत बारीक एक्सपीरियंस हैं और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये जो किताब की जो पब्लिशिंग किया है ब्रिगेडियर PK बेन साहब ने किया है। और सबसे टचिंग बात क्या है कि हम चारों ही एक ही यूनिट से आते हैं। ये जो फौज के अंदर में यूनिट में आपस में एक परिवार की तरह एक इकट्ठे रहते हैं उसका एक उदाहरण है। क्योंकि जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया था, कमीशन लिया था, तो दोनों ही सर ने मेरे को ट्रेन किया था और आज उनकी पुस्तक और उनका जो कार्य है और एक लेसन है उत्तराखंड के हर एक वेटरन के लिए कि हमको कभी भी अपना जज्बा, अपना पैशन और अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज को, लेकिन आर्मी की लाइफ जो है वो हमें हाउसवाइफ से भी बहुत ऊपर ले जाती है। इसमें हम पूरे जितने हमारे फौजी भाई बहन हैं, अब कई बार ऐसा होता है जैसे हम असम रेजिमेंट से हैं, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई मिजोरम से है, कोई नागालैंड से है, तो उनको हिंदी नहीं आती है। तो जैसे किसी की भी वाइफ को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने ऑफिसर की वाइफ को साथ में भेजते हैं ताकि डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये कई चैलेंजेस हैं हमारी आर्मी लाइफ में जो कि खाली हमारे ऑफिसर्स या हमारे जवान GCOs नहीं बल्कि उनकी लेडी वाइफ्स को भी बराबर साथ में खड़े होकर करना पड़ता है। मोटिवेशन ये है कि सबको फौज
कुंडेश्वरी क्षेत्र के डकिया स्थित गुरुद्वारा साहिब में आयोजित समागम में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। बिजली संकट को लेकर अरविंद पांडे ने कहा कि सुधार के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही तमाम किसानों ने वर्ग 4 विशेषज्ञ समस्याओं का पूर्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बगल में कुंडेश्वरी के क्षेत्र में ही एक ढकिया ग्राम सभा है। वहाँ गुरुद्वारे में हमारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है और ऐतिहासिक वहाँ कार्यक्रम चलता है। तो आज उस समागम में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ और यहीं स्थानीय कुछ हमारे सभापति हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि हैं छोटी इकाई के, तो उनके माध्यम से कुछ जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, उसके निस्तारण के लिए यहाँ बैठा हूँ। और मैं आपके माध्यम से भी आम जनमानस, छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। जनहित के जुड़े हुए मुद्दों पे, जैसे अभी मेरे सामने एक समस्या आई कि सन 70 से भी पहले वर्ग 4 की ज़मीनों पर जिन किसानों का कब्जा है, उनको शासनादेश के अनुसार उन किसानों का उस पर भूमितरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो पिछली गवर्नमेंट में मैं खुद मंत्री था, तो कैबिनेट से 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी कि वर्ग 4 की ज़मीनों का इसका विनियमीकरण करने के लिए किसानों को इसका लाभ पहुँचाया जाए। तो हम लोगों ने उसमें 2004 के सर्किल रेट के आधार पर किसानों को हमने उसमें राहत दी है। तो उससे जुड़ा हुआ समस्या मेरे पास आई है और मैं अभी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दूँ। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक लेते हैं अपनी अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत हल्द्वानी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले साल 4 धाम यात्रा में सरकार द्वारा उठाए कदम बेहतर नहीं थे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले साल की गलतियों से सरकार ने इस बार सबक लिया होगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि केदार धाम की यात्रा को लेकर बेहतर रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि इससे देश विदेश से आने वाले यात्रियों में ये संदेश गया है कि 4 धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जबकि श्रद्धालुओं में ये संदेश जाना चाहिए कि 4 धाम यात्रा सुरक्षित है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड पहुंचे। जब यात्रा अपने पूरे सबाब में होगी, पूरे जोर में होगी, तब पता चलेगा कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। पिछले साल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा नाम पर चोट लगी थी, क्योंकि पिछली बार लोगों को पानी नहीं मिला, टॉयलेट अच्छे नहीं मिले और खाने का सामान नहीं मिला। रास्ते में जो खुले थे ढाबे, नहीं कहूँगा मैं, जो छोटे ऐसे दुकानें आदि खुलनी थी, वो दुकानें आदि खुली है नहीं, उसको नहीं देखा गया। और चारों धामों में पिछली बार रहने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई। लोग एक अच्छा भाव लेकर के नहीं गए, लोगों ने प्रेस में भी कमेंट किया। तो इस साल मैं समझता हूँ सरकार ने उस सब बातों से कुछ सबक लिया होगा और अच्छा सुधार। सर, सीमित संख्या में रखी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी हो, सभी जगह संख्या सीमित कर रखी सरकार ने। देखो, उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत टैक्टफुली काम करने की ज़रूरत थी। आप यात्रियों को आने दीजिए, मगर आप रूट को इस तरीके से बनाइए जिससे वहाँ केदारनाथ जी। ऊर्जा प्रदेश का तमगा लिए उत्तराखंड इन दिनों बिजली कटौती, बिजली की महंगी दरों पर खरीदारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आलम यह है कि खपत के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते अन्य राज्यों में महंगाई दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। उसके बावजूद पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। ऐसे में बिजली संकट से उभरने के लिए उत्तराखंड ऊर्जा विभाग वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देने की कवायद में जुट गया है।
उत्तराखंड बना था ऊर्जा प्रदेश बनाने का एक सपना था और कई सारे प्रोजेक्ट जो है हमारी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होने की वजह से रुका हुआ है। इस मैटर को भी हम लोग जल शक्ति मंत्रालय के साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में परस्यू करेंगे। हमारे एडवोकेट के साथ मिलने का हमारा प्रोग्राम बना हुआ है और जल्दी हम अपने केस को एक्सप्लोर कराएंगे। दूसरा, गंगा को छोड़ कर जो अन्य सहायक नदियाँ हैं उसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम को मैक्सिमम परियोजनाएं आवंटित हुई है, उनके साथ मैं बैठूँगा। परियोजनाओं में विलम्ब क्यों हो रहा है उसको समझ लेंगे और विलम्ब की कमियों को दूर करते हुए उसको जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इन द मीनवेल हमारे पास एक प्रस्ताव ये भी आया है कि THDC ने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है कि वो उत्तराखंड जल विद्युत निगम के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बिजली पैदा करेंगे वो उत्तराखंड और जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। तो ये भी प्रपोजल अभी विचाराधीन है क्योंकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम के पास मानव संसाधन की भी कमी रहती है और मनी की भी कमी रहती है। 10-15 दिन पहले यहाँ भी काफ़ी कटौती की स्थिति बन रही थी, लेकिन UPCL के साथ लगातार हमने मॉनिटरिंग किया है और कुछ उनको पावर परचेज के लिए ओपन हैंड दिया है। उसके बाद से स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। पिछले 3 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कंज्यूमर के ऊपर कटौती नहीं है और इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को हम 1 हफ्ते पहले सॉल्व कर चुके थे। तो पिछले 2 दिन से हमारी इवन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की भी कोई कटौती नहीं की जाती। वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के हमने अभी हाल ही में 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हमने अलॉट ऊर्जा पर काम करने के लिए। दूसरा, एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था कि हम सौर ऊर्जा पर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उसमें रूफटॉप सोलर से लेकर बंजर पड़ी हुई लैंड और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड में चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे और 17 मई तक नाम वापस, 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होगी, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर चयन कर लिया गया है और उसी के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके। दिया है चंपावत में बाई इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11 मई को होगा, स्क्रूटिनी 12 मई को होगा और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल 17 मई को होगा। जो डेट ऑफ पोल है वो 31 मई को होगा और जो काउंटिंग है वो 3 जून के लिए होगा। तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग है, जो ROs का ट्रेनिंग है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और PO1, PO2, PO3 उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी DO साहब ने वहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए जो कार्यवाही किया जाना है वो भी कार्यवाही एंड रूट ऑन प्रोसेस में है। और जो हमारा जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग, उसके बाद जो EVMs हमें चाहिए तो EVM का जो मूवमेंट है वो भी कर चुके हैं हम। जो जितना EVMs उनको वहाँ पे चाहिए वो भी उसका। बरसात के मौसम में जल भराव की जो शिकायतें हैं वो आने लगती हैं, जिसको देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार से संबंधित अधिकारियों को नदी नालों की साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के सीजन को देखते हुए 28 अप्रैल को सभी SDM के साथ बैठक की गई थी, जिसमें देहरादून के सभी नदी नालों की सफाई को फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम और सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल नाले और कैनालों की सफाई कराई जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बारिश के सीज़न के मद्देनज़र मेरे द्वारा 28 अप्रैल को ऑलरेडी मीटिंग ले ली गई है सभी एसडीएम्स के साथ, और इसमें जो हम लोग मेन हमारा फोकस है वो नदी नालों की सफाई के बारे में हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। और मैंने नगर निगम को भी और सिंचाई विभाग को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि तत्काल जो नाले वगैरह हैं और केनाल्स हैं उनको जो है त्वरित तरीके से जल्दी सफाई की कार्रवाई जो है सुनिश्चित करें। और इसके अलावा जो सब डिवीज़न स्तर पे, तहसील स्तर पे जो आपदा कंट्रोल रूम है उनको भी एक्टिवेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। और बाकी जहाँ जहाँ पे रोड वगैरह बंद होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर साल बंद होते हैं, उन जगहों को चयनित करते हुए वहाँ पे इमीडिएटली एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है, जहाँ पे तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।